हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने देखा था कि हम आखिर कॉन्स्टिट्यूशन कहते किसे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक पीपल्स को क्या देता है, एक राइट्स देता है, फंडामेंटल्स राइट्स दे देता है। किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पब्लिक के जो और अधिकार है यानी कि जो उनकी ड्यूटीज़ है वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बताने का काम करता है। वहीं पे हमने ये भी देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट की जो रोल ऑफ ड्यूटी है वो क्या करता है, एक लिमिट में रहने का काम करता है कि गवर्नमेंट कितने हद तक काम कर सकती है और कितने दायरे में। फिर उसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि जो हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है यानी कि जो कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से चुना जाएगा। तो ये सब हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो विशेषता है। आज हम उसको इस चैप्टर में क्या करेंगे, तो डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर कुछ विशेषता की बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता मिलती है वो हमें फेडरलिज्म की मिलती है। दूसरी की बात करें तो सेपरेशन ऑफ पावर्स की मिलती है। फिर अगर हम तीसरी की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में का जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। फिर हम बात करें तो किसका, सर्कुलिज्म का, यानी कि जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें। आज भी अगर जब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो विश्व का जो सबसे धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है वो किससे माना जाता है, हमारी कंट्री यानी कि इंडिया को माना जाता है। तो आज हम ये सारे फीचर्स क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 8 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है जो कि हमारा चल रहा है। तो मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। हमने ऑलरेडी क्लास 6 और क्लास 7 और क्लास 7 की जो एनसीईआरटी की जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट कर लिया, इसलिए अभी हमारा चल रहा है क्लास 8 का एनसीईआरटी। तो आप उसको प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसके की फीचर्स की। यदि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स की बात करें तो पहला फीचर्स क्या देखने को मिलता है हमें, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे जितने भी जो गवर्नमेंट रोल होते हैं वो सबका क्या है, अलग अलग अपना रोल प्ले करता है। जिसमें हम क्या कहते हैं, सीधा सीधी पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जिसमें क्या रहता है कि पावर क्या रहता है, पूरी तरीके से डिवाइडेड रहता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली फीचर्स है वो क्या है, एक फेडरलिज्म सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जिसमें क्या है, एक क्लियर डिवीजन है पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट का। हम जब अपने संविधान में देखते हैं तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि स्टेट का क्या पावर रहेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर रहेगा और स्टेट गवर्नमेंट का क्या पावर रहेगा। फिर जब हम बात करते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जब हम अपनी कंट्री में देखें कि हमारी कंट्री में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट हो, वो क्या है, जो हमारे जो यानी कि जब हम लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उससे क्या है, वो इंडिपेंडेंस है, यानी कि वो एक स्वतंत्र रूप से वो काम कर सकता है। हम बात करते हैं बाइक्रेमिकल लेजिस्लेटिव, यानी कि जब हम अपने देश में बात करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, सेंट्रल पे क्या है, 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो ये जो 2 हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम कहते हैं बाइक्रेमिकल लेजिस्लेटिव। हमारे कंट्री में ऐसे 7 ऐसे स्टेट है जहाँ पे क्या है, इसी जैसे कि सेंट्रल लेवल पे लोकसभा और राज्यसभा है, तो उसी तरीके से स्टेट लेवल पे क्या है, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं जो फेडरलिज्म में जो एक और आता है वो आता है डबल गवर्नमेंट पॉलिटी, यानी कि जब हम डबल गवर्नमेंट पॉलिटी की बात करते हैं तो उसमें क्या हर एक स्तर पे क्या है, तो जो गवर्नमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाता है। अगर हम बात करें तो एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक हमें मिलता है सेंट्रल लेवल पे और दूसरा मिलता है हमें स्टेट लेवल पे और तीसरा मिलता है हमें लोकल लेवल पे। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में क्या है, एक डबल गवर्नमेंट पॉलिटी है। फिर हम जब फेडरलिज्म की बात करते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को क्या है, सबसे प्रथम यानी कि सबसे सर्वोच्च माना जाता है। जैसे कि हम
हम जब कहते हैं कि हमारी कंट्री यानी कि इंडिया जो है, इंडिया के अंदर सबसे ऊपर किसको माना जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। तो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की पहली फीचर, जिसमें कि जब हम फेडरल, पहला जो फीचर था वो था फेडरलिज्म, जिसके अंदर क्या है कि स्टेट और जो गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटीज और उनके पावर्स क्या है अलग अलग डिवाइडेड कर दिए गए हैं। जो हमारी कंट्री है उसमें जो जुडिशरी सिस्टम है, जब हम कोर्ट्स की बात करते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वो सब क्या है जो हमारी राज्यसभा या लोकसभा हो गई है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव है, तो उनसे वो क्या है उनकी पावर सेपरेट है। फिर क्या देखने को मिलता है हमें अपनी कंट्री में, तो एक बाइकैनमिकल लेजिस्लेटिव देखने को मिलता है, डबल गवर्नमेंट पॉलिटी देखने को मिलता है। और हम अपनी कंट्री में जो सबसे सर्वोच्च मानते हैं वो किसे मानते हैं, अपने संविधान को। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका जो दूसरा सबसे बड़ा फीचर्स है वो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है वो किस बेस के प्रिंसिपल पे काम करता है, कॉरपोरेशन और कोऑर्डिनेशन के, जिसमें हम क्या जिस किनके बीच में देखने को मिलता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के अंदर देखने को मिलता है। लेजिस्लेटिव का मतलब है जिसे पब्लिक क्या करती है, डायरेक्ट वोट करके चुनती है, और एग्जीक्यूटिव में क्या है जिसे इनडायरेक्ट चुना जाता है और अपॉइंटमेंट किया जाता है। अब उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, उसमें नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों। नॉमिनल्स का मतलब होता है जिसे हम नियुक्त करते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है, राज्यसभा और लोकसभा में कुछ मेंबर्स को क्या है नॉमिनेट किया जाता है, तो उसी को कहते हैं जो राष्ट्र प्रेसिडेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा जब किसी भी पार्लियामेंट्री मेंबर को चुना जाता है, अपनी तरफ से नियुक्त किया जाता है, तो उसे हम नॉमिनल कहते हैं। और रियल एग्जीक्यूटिव मतलब होता है जो इनडायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुना जाता है। फिर जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, कंट्री में उसी पार्टीज की गवर्नमेंट बनती है जिसे 51% या उससे ज़्यादा वोट मिलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें किस पार्टी का रूल रहता है, तो मेजोरिटी पार्टी का रूल रहता है। इसमें क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है और जो हमारा लेजिस्लेचर है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव के प्रति क्या रहता है, जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। फिर इसमें जितने भी जो मेंबर्स हैं यानी कि जो मिनिस्टर्स ऑफ मेंबर हैं वो सारे कहाँ के होते हैं, तो लेजिस्लेटिव के हमें देखने को मिलते हैं। और जो लीडर्स होते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो पार्टी का लीडर किसे माना जाता है, जब हम सेंट्रल लेवल की बात करते हैं तो वहाँ पे पार्टी का लीडर्स हम प्राइम मिनिस्टर को मानते हैं, और वही जब हम स्टेट लेवल पे की बात करें तो वहाँ पे पार्टी का लीडर हम किसे मानते हैं, तो चीफ मिनिस्टर को मानते हैं। और जब हम वहीं पूरी कंट्री का लीडर, पूरी कंट्री का हेड माने, तो बाय कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो प्रेसिडेंट है। कौन होता है, तो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन पार्टी का जो हेड होता है सेंट्रल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है। फिर हमें क्या देखने को मिलता है, जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो हमें वहाँ पे 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं, यानी कि एक लोकसभा और एक राज्यसभा। उसमें फिर क्या है कि जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है किसमें, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में। डिसॉल्व कैसे होता है, यदि अगर कोई मेजोरिटी पार्टी है वो अपनी मेजोरिटी को जब प्रूफ ना कर पाए तो उसके खिलाफ क्या होता है डिसॉल्व। उस पार्टी को जो उस टाइम क्या होता है, जैसे ही वो अपनी मेजोरिटी खो देता है रूलिंग मेजोरिटी पार्टी, तो वहीं पे लोकसभा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। फिर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एक सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर किस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे कि ये हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करेंगे। और वहीं पे जो हमारा जुडिशरी है वो इन दोनों से फ्री होके काम करेगा, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मैटर में क्या कर सकता है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हमें क्या है, तो एक पावर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, यहाँ लेजिस्लेटिव है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके काम करेगा, जबकि जुडिशरी क्या है वो इंडिपेंडेंस होकर काम करेगा। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, एक सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। चौथा जो सबसे बड़ा फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल्स राइट्स दे रखे हैं, किसको, तो पब्लिक को। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, एक सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे कि
जब हम बात करें जब हम फंडामेंटल्स राइट्स की बात करते हैं ऑल अपनी कंट्री के सभी सिटीजन के लिए, तो वो कहाँ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में। तो हमारे पास जो 6 कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि वो उनके 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 मतलब जो भी पब्लिक से क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट में वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ये इनका अधिकार है कि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेट सब नहीं कर सकते, या उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो उसके लिए वो कहाँ है, तो जस्टिस पाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम राइट टू फ्रीडम, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हर एक आदमी को क्या है, हमारे देश में ये स्वतंत्रता है, वो किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। और फिर बात करते हैं राइट टू एजुकेशन और कल्चर की, यानी कि हमारे कंट्री में हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या है, किसी भी क्षेत्र में एजुकेशन प्राप्त कर सकता है और कोई भी कल्चर को फॉलो कर सकता है। और जो हमारा छठा सबसे बड़ा अधिकार है वो क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जब हम बात करें कि जो हमारा राइट टू इक्वलिटी है वो कहाँ से है, तो 14 से लेके आर्टिकल 18 तक क्या है, तो हमारे पास राइट टू इक्वलिटी का अधिकार मिलता है। वहीं पे जब हम बात करें राइट टू फ्रीडम का, तो ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक के में हमें किसके बारे में अधिकार दिया, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया। वहीं पे जब हम बात करें राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में इसका मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी किया हुआ है। जब हम राइट टू रिलीजियस की बात करें तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बीच में क्या है, तो वो हमारी रिलीजन की, हम किस रिलीजन को फॉलो करेंगे, हम अपने रिलीजियस को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, मतलब उसका प्रसार कर सकते हैं, या हम अपने कंट्री में उसको बढ़ा सकते हैं, या हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा 25 से 28 के बीच में किया गया है। उसके बाद है आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में क्या है, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है। जो हमारा राइट टू एजुकेशन है ये एक क्या किया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी बना दिया है कि यदि कोई भी पेरेंट्स मतलब हर एक पेरेंट्स को क्या है 6 साल से 14 साल के बच्चों को क्या है, तो एजुकेशन प्रोवाइड कराना कंपलसरी कर दिया है। और आर्टिकल जो हमारा 32 है वो क्या करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज की बात करता है। अब हम बात करते हैं सर्कुलिज्म, यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष। जब हम बात करते हैं कि आर्टिकल राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियस, यहाँ पे जो हमें अधिकार मिलता है कि हम अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, या हम उसमें अपनी आस्था रख सकते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि हमारी जो कंट्री है उसका कोई भी अपना एक खुद का क्या है, तो धर्म नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या है, एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे इस्लाम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर माना जाता है। जबकि अभी हमने फेडरलिज्म में देखा कि हमारी कंट्री में सबसे ऊपर किसको माना जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। तो हमारे देश में क्या है, हर एक धर्म को एक समान से देखा जाता है, किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज अ सर्कुलरिज्म कंट्री। सर्कुलरिज्म का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव या ज़्यादा रुख व्यवहार ना रखना ही धर्मनिरपेक्ष यानी कि सर्कुलरिज्म है। तो हमारी कंट्री में हमारी जो कंट्री है उसमें क्या है, हर तरीके के हर रिलीजियस के लोग रहते हैं, जिसमें क्या हमारी कंट्री सबके साथ क्या करती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सबके साथ इक्वल ट्रीट करती है। जब हम सर्कुलरिज्म की बात करें तो जैसे इंडिया जैसे स्टेट का क्या है, जैसे जब हम इंडिया की बात करें तो हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजियस नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में क्या है, तो एक इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे जो इस्लाम है वो सबसे प्रमुख माना जाता है, जबकि हमारी कंट्री में ऐसा कोई भी रिलीजियस नहीं है। जब हम बात करें कि किसी भी कम्युनिटीज़ यानी कि वो किसी भी रिलीजन्स का जो आदमी है वो कहीं पे भी अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको कोई भी फॉलो करने से नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री क्या है, एक सेकुलरिज्म कंट्री है। जब हम प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, जब हम राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं तो राइट टू इक्वलिटी में क्या लिखा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के धर्म के आधार पर उसके साथ क्या नहीं कर सकता है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। तो ये हमें इस बात को बतलाता है कि जो हमारी कंट्री है वो क्या है, एक सर्कुलर कंट्री यानी कि एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। फिर जब हम बात करें द स्टेट में
इंटरेटिव द मैटर ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर द इंश्योर इक्वालिटी विद इन विद द रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बेंस ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि यहाँ पे क्या है, कोई भी राज्य मतलब हर एक कोई भी ऐसा राज्य अगर रिलीजियस का कोई मैटर है जिसमें डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, तो उसमें क्या है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए क्या है, तो जो स्टेट है वो उस मैटर में आ सकता है। जैसे कि जब हम बात करें जो अनटचेबिलिटी है, यानी कि जो छुआछूत है, तो उसको क्या है, हर एक सरकार ने हमारी कंट्री में क्या कर रखा है, तो बैन कर रखा है। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, जो हमारा जो सर्कुलिज्म जो है उसको काफ़ी हद तक क्या है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट्स उसका पड़ता था, जिसकी वजह से जो हमारी सरकार है उन्होंने क्या है, इस चीज़ को बैन कर दिया है। तो जब रिलीजन्स के आधार पर ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है, तो वहाँ पे क्या है, स्टेट उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है रिलीजन के बेस पे, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, अपना हस्तक्षेप, यानी कि उस मैटर में वो बीच में आ सकती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला है कि हमारी जो कंट्री है वो क्या है, एक सर्कुलर कंट्री है। तो ये थे कुछ फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो आज हमारा जो क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो क्या है, तो कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि जो हमारा जो सेकंड चैप्टर होगा उसमें हम क्लियर कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।